हम लोग देखे हुए थे नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब के बारे में, वहां तक देखे हुए थे। आज हम देखने चल रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब जो होता है क्या होता है। प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन शब्द जो होता है दो शब्दों से बना हुआ है। एक में प्री और दूसरा पोजीशन। प्री तथा पोजीशन यानी प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। यानी प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान या स्थिति। यानी हम कह सकते हैं प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले तथा पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। अर्थ है वह शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उसके संबंध को बतलाता है, किसी दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ संबंध को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिख लिया जाए, ठीक है। प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से बना है। प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री तथा पोजीशन अर्थात प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ होता है प्री का अर्थ होता है पहले। प्री का अर्थ होता है पहले तथा पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। प्री का अर्थ होता है पहले तथा पोजीशन का अर्थ होता है स्थान तथा वह शब्द जो नाउन या प्रनाउन, वह शब्द जो नाउन या अथवा शब्द जो नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उसका संबंध को बनाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले तथा पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रनाउन, जोड़ दीजिएगा, दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ बतलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। वह शब्द जो किसी नाउन या प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले अर्थात तथा पोजीशन का अर्थ होता है स्थान। अतः वह शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रनाउन से बतलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है।
कोई दिक्कत? इंग्लिश में इसका लिख लिया जाए, द वर्ड विच comes before a noun or a pronoun, the word which comes before a noun or a pronoun and so its relation with another noun or pronoun, it is called प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से बना है। प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले तथा पोजीशन का अर्थ होता है स्थान, अथवा वह शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उसका संबंध को किसी दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ बतलाता है, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। द वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रनाउन एंड सो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रनाउन, इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। वैसा नाउन या प्रनाउन ऊपर लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल, मेरी पुस्तक टेबल पर है। मेरी पुस्तक टेबल पर है, ध्यान दीजिएगा यहां मेरी पुस्तक टेबल पर है, यानी इसको लिख सकते हैं माई बुक इज ऑन द टेबल। ध्यान दीजिए, मेरी पुस्तक जो है टेबल पर है। अब ध्यान दीजिएगा कि पुस्तक जो है यह क्या है, नाउन है। टेबल क्या है, नाउन है। लेकिन यहां बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। दोनों के संबंध को कौन बतला रहा है, ऑन के द्वारा बतलाया जा रहा है। तो यह ऑन जो है क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये दोनों का संबंध, दोनों नाउन का संबंध किसके साथ दर्शाया जा रहा है, ऑन के साथ दर्शाया जा रहा है। तो ऑन इस स्थिति में क्या हो जाएगा बाबू, प्रीपोजिशन। दूसरा, वह हरि के पास गया। वह हरि के पास गया। ही वेंट टू हरि। ध्यान दीजिएगा, ही वेंट टू हरि। तो यहां हरि क्या है, नाउन है। यह क्या है, प्रनाउन है। ये क्या है, प्रनाउन है। तो यह दोनों का संबंध किसके साथ जुट रहा है, यानी यह जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, टू कर रहा है। वो हरि के पास गया, ही वेंट टू हरि। तो यहां टू क्या हो गया बाबू, प्रीपोजिशन हो गया। वही परिभाषा लिखा है, प्रीपोजिशन शब्द दो शब्दों से बना है, प्री तथा पोजीशन। प्री का अर्थ होता है पहले तथा पोजीशन का अर्थ होता है स्थान, अतः वह शब्द जो किसी नाउन या प्रनाउन के पहले आकर उसका संबंध दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ बतलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। द वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रनाउन एंड सो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रनाउन, इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। तो ये दोनों का संबंध बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है, यह प्रनाउन का यह नाउन किससे संबंध बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है, बता रहा है ना। तो यह बतला रहा है। इस स्थिति में यहाँ टू जो है वह क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। दूसरा एक और लिखिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन उसी जगह पर लगता है जिसमें क्या दो नाउन रहेगा या दो प्रनाउन रहेगा या एक नाउन या एक प्रनाउन रहेगा। इसको नोट में लिख लीजिए।
प्रीपोजिशन के लिए कम से कम, प्रीपोजिशन के लिए कम से कम दो नाउन या दो प्रनाउन या एक नाउन या एक प्रनाउन की आवश्यकता होती है। जैसे ये जो प्रीपोजिशन है, क्या हुआ, यहां दो नाउन की जरूरत होगी या दो प्रनाउन की जरूरत होगी या एक नाउन या एक प्रनाउन की जरूरत होगी। गौर से समझिएगा। यानी क्या यहां प्रनाउन की होगा या यहां भी प्रनाउन होगा, यहां नाउन हो सकता है या यहां भी नाउन होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी लिखाए हैं प्रीपोजिशन उसी स्थिति में काम करेगा कि दो नाउन रहेगा या दो प्रनाउन रहेगा। अगर यहां क्या एक यहां प्रनाउन रहेगा या यह प्रनाउन रहेगा तब जाकर यहां प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, या एक प्रनाउन रहेगा एक नाउन रहेगा तब जाकर यहां प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा, या दोनों नाउन रहे, यहां नाउन रहे और यहां नाउन रहे, तब ये दोनों का क्या होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया, अन्यथा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, मोहन लिव्स विथ गणेश। ध्यान दीजिएगा, मोहन लिव्स विथ गणेश। यहां देखिए, मोहन क्या है बाबा, नाउन है, यह गणेश क्या है, नाउन है। तो ये दोनों को जोड़ने के लिए मोहन जो है रहता है किसके साथ, गणेश के साथ रह रहा है, तो गणेश भी नाउन है और यह मोहन भी नाउन है। तो इस दोनों को सर्टिफाइड कौन कर रहा है, दो नाउन है, इसके लिए क्या चीज का प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन का प्रयोग है। तो विथ यहां क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल लिया जाए, क्या इसको उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट जल्दी ले। ये समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन के लिए क्या दो नाउन की जरूरत होती है या दो प्रनाउन की जरूरत होती है। अगर दो नाउन नहीं रहेगा तो वहां प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, नाउन रहेगा तब प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, दो प्रनाउन रहेगा तब। यानी प्रीपोजिशन के लिए दो व्यक्ति की होना या वस्तु की होना जरूरी है। अगर दो व्यक्ति या वस्तु नहीं रहेगा तो वहां प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल लिखा जाए, ओवरऑल तो फैन क्या है, नाउन है, ठीक है ना, यह क्या है, प्रनाउन है। तो अभी लिखाए हैं कि यह नाउन होना चाहिए एक तरफ प्रनाउन होना चाहिए, तब यह सर्टिफाइड करेगा प्रीपोजिशन को, संबंध को बतला रहा है। यह नाउन जो है प्रीपोजिशन दूसरे नाउन के संबंध को यानी रिलेशन को बतला रहा है। तो यहां इस स्थिति में यह प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगर दो नाउन है दो प्रनाउन है तब यह सर्टिफाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, प्रीपोजिशन को कर रहा है। कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल, द मीटिंग इज ओवर। ध्यान दीजिएगा, तब कहिएगा कि सर अगर दो प्रनाउन नहीं रहे या दो नाउन नहीं रहे तब हम इसको कैसे करेंगे। यहां आ रहा है ना, अगर दो नाउन नहीं रहे और दो प्रनाउन नहीं रहे तब उसको हम कैसे वहां बनाएंगे, ठीक है ना। तो दो नाउन नहीं रहेगा और दो प्रनाउन नहीं रहेगा तब यहां देखिए, अगर जब भी हम आपको अभी बताए हैं इसके पहले कि जब प्रीपोजिशन उसी जगह पर यूज होगा, संबंध को बताएगा कि यह दो नाउन रहेगा या दो प्रनाउन रहेगा। तो यहां मीटिंग तो है लेकिन इसके बाद में कोई नाउन नहीं है या न प्रनाउन है, तो इस स्थिति में यह हो जाएगा एडवर्ब का काज करेगा। वह प्रीपोजिशन न रहकर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है।
अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रनाउन नहीं हो, क्या हो, नहीं हो, अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रनाउन नहीं हो तो वह प्रीपोजिशन न रहकर क्या बन जाता है, यानी वह एडवर्ब का कार्य करता है, वह प्रीपोजिशन नहीं रहता है। तो इसको हम लोग नोट में लिख लिया जाए, लिखिए नोट में। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रनाउन नहीं हो तो वह प्रीपोजिशन एडवर्ब बन जाता है। अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रनाउन नहीं हो तो वह प्रीपोजिशन क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन, प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन की जगह के बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं कि प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए यहां प्रीपोजिशन जो है हमेशा नाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन किसके पहले आता है, जब भी आएगा तो नाउन के पहले आता है। लिख लीजिएगा, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन कहां आता है बाबू, हमेशा जब आता है तो नाउन के पहले आता है। एक प्रीपोजिशन comes before a noun, प्रीपोजिशन जब भी प्रयोग होता है तो नाउन के पहले, प्रीपोजिशन comes before a noun। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, अगर यह इसके बाद में, इस प्रीपोजिशन के बाद में अगर नाउन या प्रनाउन नहीं हो तो यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाता है। अभी बताए हैं इसलिए लिख दिए हैं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहेगा तो वह करेक्ट होगा वाक्य। एक और लिख लीजिएगा, प्रीपोजिशन प्रनाउन के पहले आता है। अभी पहले बताए हैं कि प्रीपोजिशन के लिए नाउन या प्रनाउन की होना जरूरी है। प्रीपोजिशन या नाउन के पहले आएगा या प्रनाउन के पहले आएगा। अगर नाउन या प्रनाउन प्रीपोजिशन के बाद नहीं हो तो वह प्रनाउन प्रीपोजिशन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब बन जाता है। 2 नंबर में प्रीपोजिशन पहले आता है प्रीपोजिशन comes before a pronoun। प्रीपोजिशन प्लस प्रनाउन, वाक्य क्या हो जाएगा, यह वाक्य सत्य हो जाएगा। प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो क्या नाउन के पहले आएगा या प्रनाउन के पहले आएगा, ठीक है ना। नाउन या प्रनाउन के पहले ऑलवेज प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, एगो एग्जांपल इस पर लिख लीजिए, दोनों पर। जैसे वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया, ध्यान दीजिएगा, वह मेरे पास आया, ठीक है।
he came to me, वह मेरे पास आया। he came to me, ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए, यहां मी क्या है, प्रनाउन है ना जी। तो प्रनाउन के पहले जब भी आता है तो प्रीपोजिशन आ गया, तो यहाँ टू क्या आ गया हुआ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो वहां इस सब के बारे में हम डील करेंगे, बहुत विस्तृत से डील करेंगे, ठीक है। एक और लिख लिया जाए एग्जाम्पल। ध्यान दीजिए, दे आर वर्किंग फॉर वी। ध्यान दीजिए, यह बताइए कि दे आर वर्किंग फॉर वी, ठीक है ना। दे आर वर्किंग फॉर वी। एक वो चीज आप जानते हैं, पहले बताया गया है कि जब भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वह प्रनाउन जब भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन वी जो है यह कौन केस है, नॉमिनेटिव केस। केस जब पढ़े होइएगा तो वहां बताया गया होगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, ये सब केस जो होते हैं ये नॉमिनेटिव केस तक। ऑलवेज जो होता है ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो भी केस का प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रनाउन का प्रयोग करते हैं, तो वह ऑब्जेक्टिव केस में आता है। किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहां देखिए, यह वर्किंग फॉर है, तो फॉर तो हम जानते हैं कि नाउन आएगा, नहीं तो प्रनाउन आएगा। तो प्रनाउन जब हमको आएगा तो यह जो प्रीपोजिशन का कार्य करेगा। अगर प्रनाउन नहीं रहेगा तो यह एडवर्ब बन जाएगा। लेकिन यह केस जो है नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहां होना चाहिए दे आर वर्किंग फॉर अस। तो वीए का ना होता है, अस होता है जी ऑब्जेक्टिव केस में, तब यह वाक्य क्या हो जाएगा, सही। इफ ए वर्ब comes after, if a verb comes after a preposition, it may, if a verb comes after preposition, it may नहीं लिखिए, it must be before, must be in before, sorry in before, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, if a verb comes after preposition it must be before। प्रीपोजिशन अपने बाद जो होता है verb before का प्रयोग भी लेता है। प्रीपोजिशन जो है अपने बाद जब भी लेता है तो verb का कौन रूप लेता है, चौथा रूप भी लेता है। तो प्रीपोजिशन प्लस V4, यह एग्जाम्पल यानी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जैसे मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं। ध्यान दीजिएगा, तो मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं। आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई एम फाउंड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। यहां देखिएगा, यहां ऑफ क्या है, पूरा प्रीपोजिशन है। क्या है, प्री पोजीशन है। ये अपने बाद जो क्या लिया है, V4। यानी प्रीपोजिशन आपको 3 रूल बता दिए कि प्रीपोजिशन जब भी आएगा, या 2 नाउन के लिए आएगा या 2 प्रनाउन के आएगा, या 1 नाउन या 1 प्रनाउन के लिए आएगा। यहां बताए हैं कि प्रीपोजिशन अपने बाद जो होता है क्या चीज लेता है, वर्ब का चौथा रूप लेता है। प्रीपोजिशन जब भी होता है तो नाउन के पहले होता है या प्रनाउन के पहले होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट।
अभी हम लोग देखने चल रहे हैं कंजक्शन के बारे में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन आपको बता दिया गया। कंजक्शन के बारे में थोड़ा देखा जाए क्या होता है कंजक्शन। कंजक्शन देखिए, कंजक्शन शब्द भी दो शब्दों से बना है। कितने से बना है हुआ? दो शब्दों से बना है। कन और एक होता है जंक्शन। कन का अर्थ होता है साथ साथ। कन का अर्थ क्या होता है? साथ साथ। और जंक्शन का अर्थ होता है मेल मिलाप। कंजक्शन जो होता है बाबू दो शब्दों से बना है, कन तथा जंक्शन। कन का अर्थ होता है साथ साथ और जंक्शन का अर्थ होता है मेल मिलाप। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर दो वाक्य कोई ना कोई कंजक्शन से एक जगह अगर जाकर मिल जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लिख लीजिए इसको। कंजक्शन शब्द दो शब्दों से बना है। कंजक्शन शब्द दो शब्दों से बना है। कन तथा जंक्शन। कन का अर्थ होता है साथ साथ, साथ साथ तथा जंक्शन का अर्थ होता है तथा जंक्शन का अर्थ होता है मेल मिलाप। मेल मिलाप या जोड़। मेल मिलाप या जोड़ यानी दो शब्दों को जोड़ने का को जो कार्य करता है कंजक्शन कहलाता है। यानी दो शब्दों या वाक्यों जो जोड़ने का कार्य करता है कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन कहलाता है यानी दो वाक्यों या शब्दों को जो जोड़ने का कार्य करता है वह अब क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। द वर्ड इज added to words or to clause the word which added to words or to clause it is called कंजक्शन। कंजक्शन शब्द दो वाक्यों, कंजक्शन शब्द दो शब्दों से बना है। कन तथा जंक्शन। कन का अर्थ होता है साथ साथ तथा जंक्शन का अर्थ होता है मेल मिलाप या जोड़। यानी दो शब्दों या वाक्यों को जो जोड़ने का कार्य करता है कंजक्शन कहलाता है। द वर्ड विच एडेड टू वर्ड or two clause it is called conjunction. The word which add two words or two clause it is called conjunction. कोई दिक्कत? जैसे मोहन और हरि, ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल में। मोहन और हरि जा रहे हैं। देखिए कौन कौन जा रहा है? मोहन और हरि।
और दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और कर रहा है। देखिएगा, मोहन एंड हरि, ध्यान दीजिएगा, मोहन एंड हरि। और देखिए यहां दो है, दोनों नाउन है ना जी, दोनों नाउन है, तो वर्ब क्या लगेगा बाबू? प्लूरल वर्ब। तो आर गोइंग। अब देखिए यहां तो दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन और हरि को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? आर के द्वारा हो रहा है, यही ना आर जोड़ रहा है। तो यहाँ सॉरी आर एंड के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो यहां एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। समझ गए होइएगा। नेक्स्ट, अगर वह आएगा तो मैं उसे मदद करूंगा। एक और एग्जांपल लिखा जाए, अगर वह आएगा तो मैं उसे मदद करूंगा। अगर वह आएगा तो मैं उसे मदद करूंगा। अगर वह आएगा तो मैं उसे मदद करूंगा। ध्यान दीजिएगा, वह आएगा तो मैं उसे मदद करूंगा। डबल सेंटेंस है कि नहीं? यहां दो सेंटेंस का जिक्र हो रहा है कि नहीं? और दोनों किसके द्वारा? अगर वह आएगा तब ना जी, तो यह क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। अब इसको बना लीजिए, इफ ही कम्स I shall help him. If he comes, I shall help him. अगर वह आएगा तो मैं उसे मदद करूंगा। If he comes, I shall help him. ध्यान दीजिएगा, यह दोनों को जोड़ने का कार्य जो कर रहा है, कौन कर रहा है? या if के द्वारा हो रहा है। if क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। if क्या है? कंजंक्शन हो गया। ठीक है। अब चलिए, इस अभी लिखाए हैं कि दो सेंटेंस, दो शब्द या दो क्लॉज को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज क्लॉज? यहां जिक्र हो रहा है कि क्लॉज क्या होता है। अभी बताए हैं कि दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। दो वर्ड या सेंटेंस या क्लॉज को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज क्लॉज? व्हाट इज क्लॉज यानी क्लॉज क्या होता है? क्लॉज के बारे में देखिए, समझिए क्लॉज आखिर होता क्या है। ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। देखिए, व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज क्या होता है? व्हाट इज क्लॉज? वह होता है जो एक लंबा वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। क्या होता है? क्लॉज एक लंबा वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब और तथा एक क्या होता है? सब्जेक्ट रहता है। ध्यान दीजिएगा, क्लॉज का एक लंबा वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब की संख्या होती है। क्या होती है? एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब की संख्या होती है, उसी को क्लॉज कहा जाता है। ठीक है ना? क्या होता है क्लॉज? एक लंबा वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। लिख लीजिए इसको, क्लॉज एक लंबा वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। कर दीजिए, क्लॉज एक लंबा वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए।
यानी अगर इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं रहेगा और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यह बाबू क्लॉज नहीं कहलाएगा। इंग्लिश में लिख लीजिए, ए क्लॉज इज ए फ्रैक्शन यानी टुकड़ा, ए क्लॉज इज ए फ्रैक्शन of a clause is a fraction of a long sentence having one subject and one finite verb। ध्यान दीजिएगा, एक क्लॉज एक लंबा वाक्य का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब तथा एक सब्जेक्ट की होना जरूरी है। A clause is a fraction of a long sentence having one subject and one finite verb। फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। यहां लिख दीजिए, इट इज कॉल्ड क्लॉज। इट इज कॉल्ड क्लॉज। इसे क्या कहते हैं बाबू? हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहां ये जिक्र हो रहा है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, समझ रहे ना? तो फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी होती है ये देख जान लिया जाए तो यहाँ फाइनाइट वर्ब में वर्ब का जो पार्ट हम डाले हुए हैं उसमें फाइनाइट वर्ब, इनफिनाइट वर्ब, ये सब को वहां जिक्र किए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। विद्यार्थी के यहाँ वहां जाकर वर्ब का जो दिया हुआ है स्पेशल, वह चैप्टर देख लेंगे वहां से, ठीक है ना? फाइनाइट वर्ब समझ में आ जाएगा, वहां रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब वहां दिया गया है। मॉडल वर्ब सब का बनाया गया है, वहां देख लीजिएगा। ऐसे हम यहां लिख दे रहे हैं फाइनाइट वर्ब कौन कौन होता है, यहां लिख लीजिए। फाइनाइट वर्ब कौन कौन होता है, इसको यहां हम जानकारी के लिए लिख दे रहे हैं कि कौन कौन फाइनाइट वर्ब होता है। इज, आर, वाज, इज, आर, एम, वाज में आर फाइनाइट वर्ब। हैज, हैव, इज, आर, एम, वाज में आर, हैज, हैव, had, V1, had, V1, V2 या V5, ये जो होते हैं 11 गुण है। कितने हैं? 11। ये इसकी संख्या जो होती है बाबू 11 होती है। किसकी संख्या? फाइनाइट वर्ब की संख्या। तो फाइनाइट वर्ब कौन कौन होते हैं? इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, V1, V2, V5, ठीक है ना? ये सब जो होते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब देखना है, वह जाकर वर्ब का चैप्टर खोलेगा, यूट्यूब पर अपलोड किया गया है पहले, वहां जाकर उसको फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब वहां से देख लेगा। और नहीं तो यहां भी हम लिख दिए हैं जानकारी के लिए कि ये सब जो होते हैं फाइनाइट वर्ब। इसी का दूसरा नाम होता है वह हेल्पिंग वर्ब। इसका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब को ही दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे अब देखिए यहां, जैसे एक एग्जांपल लिख लीजिए, आई। बिना फाइनाइट वर्ब के एक भी वाक्य संभव नहीं है। ऐसा कोई वाक्य बताइए जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब के बिना कोई सेंटेंस, कोई वाक्य नहीं बन सकता है। फाइनाइट वर्ब की संख्या बराबर हो, जितना होना चाहिए उतना ही, जितना सब्जेक्ट की संख्या होनी चाहिए उतना ही क्या चीज की संख्या होनी चाहिए? फाइनाइट वर्ब की संख्या होनी चाहिए। यानी बिना फाइनाइट वर्ब के एक भी सब सेंटेंस संभव नहीं है। लिख लिया जाए नोट में,
बिना फाइनाइट वर्ब के, बिना फाइनाइट वर्ब के एक भी वाक्य, एक भी वाक्य संभव नहीं है। एक और नोट में, सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की सब्जेक्ट की संख्या और फाइनाइट वर्ब की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी वाक्य में सब्जेक्ट की संख्या और फाइनाइट वर्ब की संख्या बराबर होनी चाहिए। देखिए, बिना फाइनाइट वर्ब के कोई भी वाक्य संभव नहीं है। यानी फाइनाइट वर्ब की जितना संख्या होती है उतना संख्या क्या चीज का होना चाहिए? सब्जेक्ट की संख्या और फाइनाइट वर्ब की संख्या दोनों इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि सब्जेक्ट एक और फाइनाइट वर्ब दो हो तो वह वाक्य गलत हो जाएगा वहां, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, देखिए, वह मुझे जाने से रोकता है, वह मुझे जाने से रोकता है। He prevent me from go। ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल, इसको एक तरफ से और बना रहे हैं। He prevents me from going। मैंने बताया है कि फाइनाइट वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या बराबर होती है। यानी बिना फाइनाइट वर्ब के कोई वाक्य संभव नहीं है, यानी सेंटेंस हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि फाइनाइट वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब यहां देखिए, यहां एक सब्जेक्ट है, यहां V1 है और यहां एक गो है। सब्जेक्ट की संख्या कितना है? एगो यहां एगो ऑब्जेक्ट दो गो है, लेकिन फाइनाइट वर्ब की संख्या कितना है? ये फाइनाइट वर्ब है नहीं है। तो यानी यह वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि फाइनाइट वर्ब की संख्या बराबर नहीं हो रही है। यहां देखिए, ही एगो सब्जेक्ट, एगो यहां सब्जेक्ट, दो गो हो गया। V5 आपको लिखा है फाइनाइट वर्ब, तो यह जो यह संख्या और यह संख्या यह V5 है, यानी यह V5 है, ये भी V5 है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यानी दो गो सब्जेक्ट के काज कर रहा है, दो गो फाइनाइट वर्ब है, इसलिए यह वाक्य सत्य है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट और एग्जांपल लिखा जाए। टेबल पर किताब है, जो मेरी है। टेबल पर किताब है जो मेरी है। ध्यान दीजिएगा, देयर इज ए बुक, देयर इज ए बुक टेबल पर किताब है जो मेरी है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अब ध्यान दीजिए, एक और बना रहे हैं। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल विच इज माइन। यहां दो वाक्य है। टेबल पर किताब है जो मेरी है,
देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यहाँ है देयर इज ए बुक ऑन द टेबल विच इज माइन, है ना जी। इसमें सबसे पहले देखेंगे फाइनाइट वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या। यहाँ देखिए, यहाँ बुक एगो है, यहाँ एगो टेबल है और यहाँ देयर है। कैगो है बुआ? 1 2 3, है ना जी। लेकिन फाइनाइट वर्ब की संख्या कितनी है? 1 है। तो बात सही होगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक यहाँ है, 1 2 1 3, ठीक है। अब देखिए फाइनाइट वर्ब की संख्या, एक इज, एक यहां, 2 और एक 3 है। 3 आ गया, तो 3 को इसकी भी संख्या है और 3 भी इसकी भी संख्या है, यानी वाक्य अब क्या हो गया? सत्य हो गया, ठीक है ना। यानी फाइनाइट वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या इक्वल होनी चाहिए, यानी बराबर होनी चाहिए। चलिए आज का क्लास इतना ही तक, फिर हम नेक्स्ट दिन मिलेंगे। आज गर्मी भी बहुत काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग नेक्स्ट दिन मिलेंगे।